प्रियंका गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, महाविकास आघाडी, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, प्रियंका गांधी जी, आपल्या लाडक्या नेत्या अखिल भारतीय काँग्रेस समितीच्या महासचिव आणि ज्यांना प्रति इंदिरा म्हणून संपूर्ण देश पाहतो त्या प्रियंका गांधी यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। मी आता स्वागताच्या कार्यक्रमाला सुरुवात करत आहे। बसा बसा, ए मावशानो बसा प्लीज, बसा बसा, सगळ्यांना दिसेल। पुढे कोणी उभे राहू नका प्लीज, पुढे कोणी उभे राहू नका प्लीज। गडचिरोली जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांना मी विनंती करतो की त्यांनी प्रियंकाजी गांधी यांचं स्वागत करावं। त्यासोबतच आमचे आरमोरी विधानसभा मतदारसंघाचे उमेदवार रामदास मसराम आणि श्री मनोहर पोरेटी यांना विनंती करतो की त्यांनी बिरसा मुंडा व छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे स्मृतिचिन्ह देऊन त्यांचं स्वागत करावं। एक जोरदार टाळ्यांचा कडकडाट स्वागत समारंभ सुरू आहे। शांत रहा। या ठिकाणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष श्री नाना पटोलेजी, अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे कार्यकारी सदस्य आणि महाराष्ट्राचे प्रभारी श्री रमेश चेन्नीथालाजी, विरोधी श्री रमेश चेन्नीथालाजी यांचं स्वागत करण्यासाठी मी श्री विश्वजित कोवासे व मी स्वतः विनंती करत आहे। द्या इकडे द्या। महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सन्माननीय अध्यक्ष आदरणीय नानाभाऊ पटोले यांचं स्वागत। शिवसेना जिल्हा प्रमुख सुरेंद्रभाई चंदेल आणि काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते सन्माननीय हसनभाई गिलानी करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो। सन्माननीय या कार्यक्रमाला उपस्थित महाराष्ट्राचे प्रभारी आदरणीय रमेशजी चेन्नीथाला साहेब, माननीय छत्तीसगडचे माजी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेशजी बघेल साहेब, या जिल्ह्याचे भूमिपुत्र राज्याचे विरोधी पक्षनेते सन्माननीय नामदार विजयभाऊ वडेट्टीवार साहेब, खासदार डॉक्टर किरसान साहेब, या सर्व मान्यवरांचा मी या ठिकाणी शब्द सुमनाने सगळ्यांच्या उपस्थित जोरदार टाळ्यांनी या ठिकाणी स्वागत करतो। मित्रांनो, गेली 10 वर्ष ज्या पद्धतीने या देशात आणि राज्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीचा कारभार चालू आहे, हुकुमशाहीच्या विरोधामध्ये ज्या पद्धतीने आपण लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये संपूर्ण नागरिकांनी ही निवडणूक खांद्यावर घेतली आणि डॉक्टर किरसान साहेबांना राहुलजी गांधी यांच्या नेतृत्वामध्ये संसदेमध्ये पाठवलं, त्याबद्दल आम्ही सर्वप्रथम आपल्या सर्वांचे या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो। मित्रांनो, या विधानसभा निवडणुकीला गडचिरोली आणि आरमोरी विधानसभा क्षेत्रातून काँग्रेस महाविकास आघाडीचे उमेदवार रामदासजी मसराम आणि मनोहर पाटील पोरटी साहेब आहेत। या दोघांच्याही पाठीमागे येणाऱ्या निवडणुकीला आपल्याला भक्कमपणे त्यांना आशीर्वाद रूपी त्या ठिकाणी मतदान करायचं आहे आणि खऱ्या अर्थानं या राज्यातली भ्रष्टाचारी सरकार आपल्याला उलटून लावायचं आहे। ज्या देशाचं नेतृत्व या ठिकाणी काँग्रेसच्या पक्षाच्या वतीनं आजपर्यंत करत आलेले नेतृत्व, जो आपलं सर्वांचं आशास्थान अशा प्रियंकाजी गांधी, राहुलजी गांधी यांचे हात मजबूत करण्यासाठी आपल्या सर्वांना येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये या दोन्ही उमेदवाराला भरघोस मतांनी त्या ठिकाणी निवडून पाठवायचं आहे। मी या ठिकाणी जास्त बोलणार नाही। या ठिकाणी आपल्या सर्वांना एवढंच सांगतो की ये प्रियंका गांधी नहीं,
ये दुसरी इंदिरा गांधी आहे आणि प्रियंकाजी या ठिकाणी येणं म्हणजे खऱ्या अर्थाने या विजयाची नांदी या ठिकाणी आपल्या सर्वांना दिसते आहे. मी आदरणीय नामदार विजयभाऊ वडेट्टीवार यांना विनंती करतो की आपण या सभेला या ठिकाणी संबोधित करावं. माननीय नामदार विजयभाऊ वडेट्टीवार. माननीय नामदार विजय वडेट्टीवार साहेब हे तथागत भगवान गौतम बुद्धाची प्रतिमा मूर्ती त्यांच्या प्रियंका गांधीजी यांना देत आहे. जोरदार टाळ्यांचा कडकडाट आणि यानंतर विजयभाऊ वडेट्टीवार यांचं दमदार भाषण या निर्धार सभेमध्ये. वडेट्टीवार हे विरोधी पक्ष नेते तर आहेच, पण आपल्या ब्रह्मपुरी विधानसभा मतदारसंघातून ते महाविकास आघाडीचे उमेदवार आहेत. तरी त्यांना आमची विनंती आहे की त्यांनी या सभेला संबोधित करावं. परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, संविधान निर्माते विश्वरत्न परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले, आपल्या रयतेचे राजे, बहुजनांचे राजे छत्रपती शिवाजी महाराज, अहिंसेचे पुजारी परमपूज्य महात्मा गांधी या सर्व महामानवास विनम्र अभिवादन. आजच्या या विराट अशा सभेला या देशाचे आशास्थान म्हणून आपण ज्यांच्याकडे बघतो आहोत त्या माननीय प्रियंका गांधीजी या ठिकाणी आलेल्या आहेत. या मंचावर उपस्थित माननीय नानाभाऊ, माननीय आमचे प्रभारी चैनिताला साहेब, माननीय बघेल साहेब, माननीय खासदार किरसान साहेब, मंचावर असलेले दोनही उमेदवार आणि मसराम गुरुजी आणि मनोहर पोरेटीजी, आज बाळासाहेब ठाकरे यांचा स्मृती दिवस आहे. आपण त्यांना अभिवादन या ठिकाणी करणार आहोत. त्यांच्या स्मृतीला सुद्धा या ठिकाणी आठवण करणार आहोत. आजचा दिवस दोन गोष्टींनी मला आठवतोय. एक, याच मतदारसंघामध्ये इथे राहुलजींची सभा झाली, राजूजींची सभा झाली याच मैदानावर. मैं प्रियंका जी को बताना चाहूंगा, यहाँ पे राहुल जी की सभा हो गई, राजीव गांधी जी की भी सभा हो गई, पर आज की सभा इन सब सभा का इतिहास तोड़ने वाली सभा है. और आपको सुनने के लिए हमारा ये ट्राइबल बेल्ट, आदिवासी इलाका, यहाँ पे गोंड, कोरकू, मारिया, प्रधान, बड़ा मारिया, ऐसी जातियां यहाँ पे बड़े पैमाने में हमारे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में रहती है. और आज मैं ये कहूंगा आपके सामने कि ये विधानसभा से या पूरे जिले से कांग्रेस भारी मतों से कांग्रेस के उम्मीदवार जीतेंगे, महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार जीतेंगे. इस सरकार ने जो खेला खेला है, महाविकास आघाड़ी को जिताने की आवश्यकता क्यों है? महायुति के महापाप को नष्ट करना है. महायुतीच्या महापापांना या महाराष्ट्राच्या पावनभूमीत घालायचं आहे. 2,53,000 तरुणी मुली महाराष्ट्रात गायब आहेत. आज महिलांचं संरक्षण नाही. महिलांचं संरक्षण फडणवीस शिंदे सरकार करू शकत नाही. या ठिकाणी महिला मुलीवर अत्याचार होतो. या राज्यातील उद्योग आणि इन्व्हेस्टमेंट गुजरातच्या दिशेने पडत आहेत. मोठ्या प्रमाणात या राज्यातील 7 लाख कोटीचे उद्योग आणि इन्व्हेस्टमेंट गुजरात मध्ये गेलेली आहे. गुजरात मध्ये आणि आमच्या तरुणांचा रोजगार, 50 लाख तरुणांचा रोजगार हिरावण्याचं काम या महायुती शिंदे फडणवीस सरकारने केलेलं आहे. हे खोकेबाज 50 खोके एकदम ओके आणि माजले बोके. हे बोके माजले आहे. सत्तेच्या लालसेपायी पक्ष फोडणारी, सत्तेच्या लालसेपायी चिन्ह पळवणारे अशा लोकांना धडा शिकवायचा आहे. आणि हे म्हणतात गरिबाची सरकार आहे. अरे गरिबाची सरकार असती तर हे 50 कोटी मध्ये आमदार खरेदी करतात,
आणि बहिणीला 1,500 देतात. 1,500 मध्ये काय होतं? पहिला 1,500 दिले, त्याच दिवशी 50 रुपये किलो तेल महाग केले. 1,500 ज्या महिन्यात दिले त्या दिवशी इलेक्ट्रिकचा बिल 33% महाग केले. ज्या दिवशी 1,500 रुपये दिले 125 रुपये किलोची तुरीची डाळ 180 रुपयावर नेले की नाही? हे जर महागाईचा बोकांनी तुमच्यावर बसत असेल, एका खिशामध्ये टाकायचा आणि दुसऱ्या खिशातून काढायचा. आज मेलाय ना तू झाला आणि दिले 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 म्हणून 1,500 सांगतायत. काँग्रेसची सरकार येऊ द्या, आमचे नेते राहुलजींनी, आमचे नेते शरद पवार साहेबांनी गॅरंटी दिली आहे. भगिनींनो, तुमच्या खात्यात महाविकास आघाडीची सरकार आली की 3,000 रुपये तुमच्या खात्यामध्ये पडतील. 3,000 रुपये देण्याचा निर्णय आम्ही घेतलेला आहे, राहुलजींनी घेतला आहे, गॅरंटी दिली आहे. आणि त्याबरोबर मोफत बस यात्रा. जा मस्तपैकी इवयाच्या गावाला, जावयाच्या गावाला, वरीकडे फिरून या, बस मध्ये चला, तिकीट काढायची गरज. मग त्यासाठी 20 तारखेला पंजाची बटन दाबावं लागते ना. नाही दाबाल तर बसच्या खाली उतरावं लागेल. म्हणून हे जे योजना आणि आम्ही काम आणतोय, महिलांसाठी, शेतकऱ्यांसाठी, तरुणांसाठी, बेरोजगारांसाठी, आणि 6 सिलेंडर 500 रुपयात मोफत महिलांसाठी. चूल पेटली पाहिजे, तिचं स्वयंपाक झाला पाहिजे, संसाराला हातभार लागला पाहिजे. अशा पद्धतीनं आम्ही त्या राज्यामध्ये गॅरंटी आमच्या सर्व नेत्यांनी आणि आम्ही देतो आहोत. म्हणून त्या 20 तारखेला निर्णय घ्यायचा आहे. हा भाग संपूर्ण काँग्रेसमय आहे. या भागामध्ये काँग्रेसची पाळंमुळं जो खोलवर रुजली आहेत. म्हणूनच आपण लोकसभेमध्ये आमचे डॉक्टर नामदेवराव किरसाने यांना प्रचंड बहुमताने निवडून दिला. यापूर्वी सुद्धा एका सामान्य मास्तराला इथे 2 वेळा आमदार केलं, त्याचं नाव हरिराम वरकडे होता, आज नाही. आणि आज दुसरा मास्तर उभा आहे, त्या मास्तरला निवडून दिलं. आज मी दुसऱ्या मास्तरासाठी मत मागतोय, त्याचं नाव मसराम आहे. आणि हे ते हरिराम, त्यांच्याही नावात राम, त्यांच्याही नावात राम आहे. हेही मास्तर आणि तेही मास्तर होते. दोघांनाही आपण यांनाही निवडून द्याल. आणि भारतीय जनता पक्ष निवडणुकीच्या तोंडावर धर्मांधता, जातीयता फैलवते, धर्मामध्ये तेढ निर्माण करण्याचं काम या भारतीय जनता पक्षाने सुरू केलं आहे. बटेंगे तो कटेंगे, हे जे धमकी आहे, हिंदू खतरे में है. भारतीय जनता पक्ष ज्यावेळेस खतऱ्यात असतो त्यावेळेस त्याला धर्म आठवते. एवढ्या बेईमानाची ही नीती आहे. हे बेईमान लोक आहेत. मोदी पासून जुबले बाज त्या फडणवीस, शिंदे पर्यंत ही सगळी मंडळी आहे. आणि म्हणून अशा सरकारला धडा शिकवण्यासाठी आपण येत्या 20 तारखेला मैदानात उतरायचं आहे. आपला अमूल्य मत पंजावर द्यायचं आहे. महाविकास आघाडीला सत्तेवर आणायचं आहे. यासाठी आजची ही विराट सभा आपण या सभेला आलात. मी सर्व बांधव भगिनींना सांगणार आहे, हे वाढपे महाराष्ट्राचे मोठे चालू वाढपे आहेत. दोन्ही शिंदे आणि फडणवीस हे लाडू लाडू म्हणतात आणि लाडवाचा भुरकाच देतात. लाडू देतच नाही. लाडू अदानी आणि अंबानीसाठी आणि लाडवाचा भुरका गरिबांसाठी. गरिबाचं सरकार असतं तर 2014 मध्ये घरकुलाची किंमत 1.5 लाख होती. आज 1.5 लाख रुपये घरकुलाची किंमत असली असती का? किमान 2.5 लाखची आवश्यकता होती. पण हे गरिबाचं सरकार नाहीये. म्हणून या सरकारला धडा शिकवण्याची आवश्यकता आहे. सामान्य माणूस केला आहे. शेतकरी 20,000 शेतकऱ्यांनी 10 वर्षामध्ये या राज्यामध्ये आत्महत्या केल्या आहेत. अदानीनं 5 लाख कोटीच्या जमिनी गिळंकृत केलेल्या आहेत. आणि जे उद्योग या राज्यामध्ये उभे झाले पाहिजेत ते गुजरातमध्ये गेलेले आहेत. तुम्हाला माहित नसेल, 6 लाख कोटीच्या कामामध्ये 35% अभाव देऊन ते सर्व काम 35% अभाव देऊन ती सर्व कामातील 1,80,000 कोटीचा भ्रष्टाचार शिंदे फडणवीसने केला आहे. म्हणून आपली लढाई 2 विचारधारेची लढाई आहे. आपली लढाई 2 विचारधारेची आहे. एक, संघ परिवाराविरुद्ध संविधान परिवार. तुम्हाला संविधान परिवाराचे उमेदवार लोकात आमचा उमेदवार संविधान परिवाराचा आहे, जो बाबासाहेबांच्या संविधानाला मानतो आहे. राहुलजी गांधी संविधान वाचवण्यासाठी लढत आहेत. आमचा सर्व विश्वास आमच्या नेत्या प्रियंकाजी आणि राहुलजीवर आहे. कारण देश सुरक्षित ठेवून कोण शकतात
देशातील बहुजनांचं रक्षण कोण करू शकतात, देशातील SC ST OBCचं हक्काचं संरक्षण कोण करू शकतात, तर केवळ राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी करू शकतात. दुसऱ्या कोणाची हिंमत नाही. म्हणून आपण ताकदीनं यांच्या पाठीमागं, काँग्रेसच्या मागं उभं राहिलं पाहिजे अशी नम्रपणे हात जोडून विनंती करतो. आणि 20 तारखेला दोनही आणि मी एक तिसरा, म्हणजे बाजूनच आहे माझा मतदारसंघ, हे दोघेही आणि मी तिसरा, तिघा नाही, प्रचंड बहुमतानं विजयी करा अशी हात जोडून आपल्याला नम्रपणे विनंती करतो. आणि इथेच थांबतो. जय हिंद, जय भीम, जय सेवा, सलाम वालेकुम, राम राम. धन्यवाद विजय भाऊ. यानंतर सन्माननीय महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आदरणीय आमदार नानाभाऊ पटोले या ठिकाणी संबोधित करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. छत्रपती शिवाजी महाराज की, परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर की, क्रांतिवीर सूर्य भगवान बिरसा मुंडा की. सबसे पहले हमारी लाडली नेता, हमारी दीदी प्रियंका गांधी जी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से आपके तरफ से, सबके तरफ से मैं स्वागत करता हूं. आप हमारे आदिवासी डिस्ट्रिक्ट में, यहां सोना छुपा है, लेकिन कुछ लोग उसको, बीजेपी वाले एक आदमी को देके बेचने का काम कर रहे हैं, लेकिन तो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट पिछड़ा है. मैं ऐसे ये आदिवासी जिले में आप हमारे कैंडिडेट का प्रचार करने आप आए हो, और मुझे विश्वास है कि दीदी जहां जहां जाती है वहां के सीटें जीती जाती है. मैं महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव में देखा कि दीदी ने जहां जहां कैंपेन किया वहां की सभी सीटें जीती. और इसलिए आज दीदी हमारे वड़सा में आई है तो उसका असर पूरे गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, ये चारों जिले में जाएगा. और चारों जिले के हमारे महाविकास आघाड़ी के पूरे उम्मीदवार जीत के आएंगे, ये विश्वास शुरुआत में मैं व्यक्त करता हूं. या कार्यक्रमाला उपस्थित झालेले छत्तीसगडचे माजी मुख्यमंत्री, आमचे मोठे बंधू आदरणीय भूपेशजी बघेल, आमचे महाराष्ट्राचे प्रभारी रमेश चन्नीथलाजी, आमचे विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते आणि ब्रह्मपुरीचे उमेदवार विजय वडेट्टीवारजी, आदरणीय आपल्या भागाचे लोकप्रिय खासदार आदरणीय नामदेव किरसानजी, मी या ठिकाणी विशेष करून RPIचे गवई गटाचे प्रमुख राजेंद्र गवईजी, शिवसेनेचे सगळे नेते, राष्ट्रवादीचे जे नेते आणि काँग्रेसचे पक्षाचे सगळे नेते, मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेल्या माझ्या माता बहिणी, आमचे सगळे वडीलधारी मंडळी, युवक मित्र आणि पत्रकार बंधू, मी जास्त वेळ आपला घेणार नाही, कारण की आप सब लोग दीदी का भाषण सुनने आए हैं. मी एवढंच सांगेन की आपला हा सगळा धान उत्पादकाचा पट्टा आहे आणि आज दिवाळी संपली तरी अजून धानाचे खरेदी केंद्र सुरू झाले नाही. शेतकऱ्यांना कमी भावात धान विकावं लागतं. पण महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीचं सरकार येणार हे तय झालेलं आहे आणि सरकार आल्या आल्या 1000 रुपये बोनस पर क्विंटलवर देऊन 3300 रुपयाला धान खरेदी आपल्या भागामध्ये खरेदी करण्याची भूमिका आम्ही घेतलेली आहे. हे शेतकऱ्यांसाठी एक गोड बातमी या ठिकाणी सांगतोय. विशेष करून आरोग्याच्या बाबत आज आपण पाहतो की कोरोनाच्या नंतर ज्या पद्धतीनं आजाराचं प्रमाण वाढलं, मोदीनं जे वॅक्सिन आपल्याला दिलं त्या वॅक्सिन नंतर कोणाचे हातपाय दुखायला सुरुवात झाली, फुफ्फुसाचे आजार वाढलेत, कॅन्सर वाढला, ब्रेन स्ट्रोक वाढला आणि त्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आपल्याला आरोग्यासाठी खर्च लागतोय. महाराष्ट्रामध्ये आपलं सरकार जवळपास 25 लाख रुपये प्रत्येक व्यक्तीवर खर्च करण्याची भूमिका ही आमच्या महाविकास आघाडी सरकारची राहील आणि औषध सुद्धा त्याच्यामध्ये मोफत देण्याची भूमिका राहणार आहे. तरुणांच्या रोजगारांच्या बद्दलची भूमिका सुद्धा मी मागच्या काळातही सांगितलं. गडचिरोलीमध्ये आपल्याला जे लूट चाललेली आहे त्या लुटीला थांबवून
इथं मोठी कारखानदारी उभी करायची आणि सगळ्या तरुणांना रोजगार देण्याचा एक निर्णय या ठिकाणी केलेला आहे. जातीय जनगणनेच्या माध्यमातून सगळ्या जातीच्या लोकांना न्याय देण्याची भूमिका, सामाजिक न्यायाची भूमिका हे महाविकास आघाडीचं सरकार करेल हे या ठिकाणी मी आवर्जून सांगतोय. मी आपल्याला एक गोष्ट आवर्जून सांगतो की मी महाराष्ट्रभर फिरवतोय. अजूनही मी माझ्या साकोली विधानसभेमध्ये मी अजूनपर्यंत पोहोचलो नाही. आज संध्याकाळपासून होईल आणि उद्याचा दिवस 5 वाजता प्रचार बंद होईल. पण महाराष्ट्राकडे सगळीकडे फिरत असताना महाराष्ट्रामध्ये भाजपच्या विरोधात मोठी चीड आहे. त्यांनी शेतकऱ्यांना फसवलं, त्यांनी आदिवासींना फसवलं, त्यांनी तरुणांना फसवलं, महिलांचा तर घातच केला. महाराष्ट्रामध्ये सगळ्यात जास्त महिलांवर अत्याचार, 66,000 महिला या महाराष्ट्रातून गायब झाल्या. 4 आणि 5 वर्षाच्या मुली सुद्धा शाळेमध्ये सुरक्षित नाही. कायदा सुव्यवस्थेचे सगळे 3-13 वाजलेत. गुजरातमधून ड्रग आणून आमच्या शाळेतल्या मुलामुलींना आता देण्याचं काम सुरू झालं आणि आमच्या इथले उद्योग काढून गुजरातला देण्याचं काम आणि गुजरातला महाराष्ट्र गहाण करण्याचं काम सुरू झालेलं आहे. आणि म्हणून महाराष्ट्र वाचवण्यासाठी आपल्या सगळ्यांना एकजुटीनं उद्याच्या 20 तारखेला आपल्या भागामध्ये महाविकास आघाडीचे जेवढे काही उमेदवार आहेत, विशेष करून आता इथं आम्ही सगळेजण आहोत ते पंजाबवरच आहे. विजय भाऊनं ब्रह्मपुरी सांगितलं, साकोली सांगायचं ना, बाजूलाच आहे. तर मी तुम्हाला सांगतो की आम्ही सगळ्यांनी येत्या 20 तारखेला पंजा या चिन्हाला मतदान करून बहुमतानं आपलं सरकार, शेतकऱ्यांचं सरकार, महिलांच्या हिताचं सरकार, तरुणांच्या हिताचं सरकार, गरिबांच्या हिताचं सरकार आणणं तुमच्या मताच्या आशीर्वादाने ती ताकद निर्माण होणार आहे. आणि महाविकास आघाडीचं सरकार हे तुमचं राहणार आहे, जनतेचं राहणार आहे, रयतेचं राहणार आहे. हेच या ठिकाणी मी आपल्याला सांगतो आणि माझे 2 शब्द पूर्ण करतो. धन्यवाद. देश की आंधी, प्रियंका गांधी, देश की आंधी, प्रियंका गांधी, देश की आंधी. प्रियंका गांधी. सन्माननीय बहुजनांचं नेतृत्व करण्यासाठी आगामी लोकसभेमध्ये जाणाऱ्या आपल्या भावी खासदार श्रीमती प्रियंका गांधी यांचं या ठिकाणी मार्गदर्शन होणार आहे. जोरदार टाळ्याने आपण या ठिकाणी प्रियंका गांधी यांचं स्वागत करायचं आहे. आदरणीय प्रियंका गांधी आपल्याला मार्गदर्शन करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. जय सेवा, जय सेवा, जय भीम, जय शिवराय और जय बिरसा. रमेश चैनीताला जी, श्री भूपेश बघेल जी, श्री नाना पटोले जी, श्री विजय वडेट्टीवार जी, श्री किरसान साहिब जी, श्री राजेंद्र गवाई जी, श्री महेंद्र भ्रमणवाड़े जी, श्री सुरेंद्र चंदेल जी, श्री अतुल गानियार पवार जी, महाविकास आघाड़ी के सभी प्रत्याशी श्री मनोहर पोरेती जी, श्री रामदास मासरम जी, आप सबका और मेरे बहनों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप सबका भी इस मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत. मेरी बहनें वहां से मुस्कुरा रही हैं, बहुत समय से इंतजार कर रही हैं. वहां धूप भी है, ज्यादा कष्ट नहीं दूंगी, लेकिन आपके काम की बात ही करूंगी. देखिए ये छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, साहू जी महाराज जी, बाबा साहेब अंबेडकर जी की धरती है. महान धरती है ये. बिरसा मुंडा जी की, टंटिया मामा, राघोजी भागरे, गुलाम महाराज जी की, उनके संघर्ष की, उनके सिद्धांतों की धरती है. इस धरती का एक बहुत गहरा महत्व है हमारे देश की संस्कृति में, हमारे देश की राजनीति में, और हमारे देश की एक तरह से हमारे देश की आत्मा में. जो आज हमारा देश है, एक लोकतंत्र है, हमारा मजबूत संविधान है,
इसकी नींव इन्हीं की सोच से डली है, इन्हीं के कार्यशैली से डली, और ये इस महान इतिहास से एक मार्गदर्शक धरती रही है महाराष्ट्र की। राजा विक्रमादित्य शाह गोंड जी, रानी दुर्गावती बाई जी, बापूराव शेडमाके जी, पूर्व सीएम मारोतराव कन्नमवार जी, श्री वसंतराव नायक जी, सुधाकर राव नायक जी, इन सब की कर्मभूमि है। मैं जब अपना भाषण तैयार कर रही थी, मैं सोच रही थी कि इतने सारे महापुरुष हैं, इतनी महान महिलाएं आपके प्रदेश की गिनती भी नहीं हो सकती उनकी, और अगर सबके नाम पढ़ती तो मैं कम से कम 5 मिनट के लिए सिर्फ उन महापुरुषों के नाम पढ़ती जिन्होंने हमारी आजादी में की लड़ाई में भूमिका दी, जिनकी लड़ाई से, जिनके संघर्ष से आज हम आजाद हैं। तो ये आपकी धरती है, इसने मार्गदर्शन दिया है पूरे देश को, हमेशा नींव डाली है देश के संविधान की, धार्मिक कट्टरता के विरोध विचारधारा की धरती है, समानता, एकजुटता यहीं से उभरी है। आप सब जानते हैं कि यहाँ के संतों ने हमेशा एकजुटता की बात की, और हमारे देश की जो राजनीति है वह भी उसी एकजुटता पर ही बनी है कि ये देश एक रहेगा तभी हम अच्छी तरह से आगे बढ़ पाएंगे। कभी भेदभाव नहीं हुआ, कभी सरकारों ने ये नहीं कहा कि भाई हम सिर्फ एक प्रदेश का विकास करेंगे या सिर्फ एक इलाके का विकास करेंगे, क्योंकि जितने भी नेता रहे उन सब नेताओं ने हमेशा सोचा कि जो हमारा संविधान है उसने जो शक्ति दी है जन जन को, उस जन जन का प्रतिनिधित्व पूरे देश भर में होना चाहिए। तो बड़े बड़े उद्योग बने, पंडित नेहरू जी ने लगवाए, इंदिरा जी ने लगवाए, उसके बाद भी लगे, तो सिर्फ एक प्रदेश में नहीं पूरे देश भर में लगे। बड़ी बड़ी संस्थाएं, एम्स जैसे बड़े अस्पताल, IIM, IIT, बड़ी नहरें, बड़े बांध पूरे देश भर में लगे। आज स्थिति क्या है कि भेदभाव हो रहा है महाराष्ट्र के साथ। जो यहां पे इंडस्ट्रीज लगनी थी, जो बड़े बड़े उद्योग लगने थे, वो आस्ते आस्ते यहां से बाहर जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि यहां से इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां, सेमीकंडक्टर का प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में आ रहा था, वो चले गया गुजरात। एयरबस का प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में आ रहा था, वो भी गुजरात चले गया। सैफरन प्रोजेक्ट आ रहा था, वो भी गुजरात चले गया। बल्क ड्रग पार्क प्रोजेक्ट, वो भी प्रदेश से बाहर चले गया। तो जितने रोजगार बनने थे, जितनी इंडस्ट्री आनी थी, वो आस्ते आस्ते महाराष्ट्र से बाहर चली जा रही है। लगभग 10 लाख करोड़ का निवेश यहां से हटा है। 8 लाख नौकरियां महाराष्ट्र से बाहर चली गई हैं। 6000 से ज्यादा कंपनियां बंद हो चुकी हैं। ये आज महाराष्ट्र की स्थिति है। बड़े बड़े नेता आते हैं भाजपा के, शिवाजी महाराज जी का नाम लेते हैं, बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, साथ साथ शिवाजी महाराज जी का अपमान भी हो रहा है। उनकी प्रतिमा का शिलान्यास 7 साल पहले मोदी जी ने लगवाया। किसी ने पूछा क्या हुआ? वो प्रतिमा बनी ही नहीं। आस्ते आस्ते उसका काम बंद किया गया, उसका निर्माण ही बंद हो गया। संसद के बाहर उनकी प्रतिमा थी, वो हटाई गई। सिंधुदुर्ग की जो प्रतिमा बनी, उसकी हालत देखिए, दह गई। इतना भ्रष्टाचार था कि उसके बनाने में भी भ्रष्टाचार किया। लेकिन हां, मंच पर नाम जरूर लेंगे। असली सम्मान नहीं है।
इनकी बातों में गहराई नहीं है, सिर्फ नारेबाजी है। बड़े बड़े नारे देते हैं। एक है तो सेफ है। सेफ अंग्रेजी का शब्द है, इसके दो मायने होते हैं अंग्रेजी में। एक तो होता है सेफ जो सुरक्षित होता है, दूसरा होता है सेफ जो तिजोरी होती है। और पूरा देश जानता है मोदी जी कि आपके राज में एक ही सेफ है, अडानी जी, और वही अडानी जी आपकी तिजोरी भी रखते हैं। इनके राज में ना किसान सुरक्षित है, ना मजदूर सुरक्षित है, ना मेरी बहनें सुरक्षित हैं, ना यहाँ के उद्योग सुरक्षित हैं। क्या सुरक्षित है? सिर्फ खोखले नारे देते हैं, चुनाव के समय आ जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चुनाव के बाद कुछ होता नहीं है। दूसरी तरफ आप कांग्रेस की सरकारों को देखिए, जहां जहां कांग्रेस की सरकार बनी हमने गारंटी दी, हमने कहा चुनाव के बाद हम इन गारंटियों को आपको गारंटी देते हैं, हम ये चीजें करेंगे। आप कर्नाटका में फोन लगाइए, तेलंगाना में फोन लगाइए, हिमाचल में पूछिए, जो गारंटी हमने दी वो चुनाव के एक दिन बाद से लागू होनी शुरू हुई। यहां छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, बघेल जी से पूछिए, जब इनकी सरकार बनी थी तो कांग्रेस ने ये कहा था कि किसानों के कर्ज माफ करेंगे। बघेल जी, सच है कि नहीं कि 24 घंटों के अंदर अंदर आपने किसानों के कर्ज माफ करना शुरू किया? 24 घंटों के अंदर अंदर। तो जो हम कह रहे हैं वो एक जमीनी बात है, वो सच्चाई की बात है। हम कहते हैं कि हम कुछ करके दिखाएंगे, तो चुनाव के बाद जैसे ही सरकार बनती है वो काम शुरू हो जाता है। उसके विपरीत भाजपा की विचारधारा है, भाजपा की सोच है। ये सोचते हैं कि यहां मंचों पर कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन कुछ करने की जरूरत नहीं है, उस पे खरा उतरने की जरूरत नहीं है, कि कोई जवाबदेही है ही नहीं जनता के प्रति, कि जब चुनाव आएगा तो हम ऐसे ही नारे दे देंगे, जनता का जो ध्यान है उसको बांट देंगे, इधर उधर कर देंगे, धर्म के आधार पर कुछ कह देंगे, जाति के आधार पर कुछ कह देंगे, जनता के जज्बात ऊपर उभर जाएंगे, जनता का ध्यान भटक जाएगा और हम चुनाव जीत जाएंगे। तो एक जो जवाबदेही होती थी, जो हमारे संविधान ने बनाई, संविधान में लिखी हुई है कि वोट आपका है, शक्ति आपकी है, आप बदलाव ला सकते हो, जनता के प्रति जवाबदेही होगी हर नेता की, हर प्रधानमंत्री की, हर मंत्री की, वो इन्होंने आस्ते आस्ते 10 सालों में वो परंपरा छोड़ दी है और वो जवाबदेही खत्म होने जा रही है। क्योंकि जब राजनीति की जो दिशा है वो इस तरह से बदल जाती है कि वो आपकी समस्याओं की बात नहीं करती, वो जो आपकी सच्चाई है, जो आप जी रहे हैं, जो आपका संघर्ष है, उसके बारे में चर्चा नहीं होती। चर्चा होती है तो आपके ध्यान भटकाने वाली चर्चा होती है। तब यही होता है कि नेता सोचता है कि कोई बात नहीं, हमें काम करने की जरूरत नहीं है, हम तो बस चुनाव के समय कुछ भी कह देंगे, चुनाव जीत जाएंगे। तो ये बहुत गलत परंपरा है। आज देखिए आपकी कितने संघर्ष हैं। मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, आप मेहनत करती हो अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए। अभी यहाँ धूप में बैठी हो, घर जाओगी, खाना पकाओगी, जो खेती में काम करता है खेती में जाएगी, काम करेगी, फिर भी घर आके काम करेगी, बच्चों की परवरिश देखनी है, परिवार के सब सदस्य ठीक है कि नहीं, कोई बीमार तो नहीं है, सब कुछ देखना है। सबसे ज्यादा मेहनत महिला करती है, सबसे ज्यादा मेहनत, सबसे ज्यादा संघर्ष। और देखो परेशानियां कितनी हैं आज, महंगाई कितनी बढ़ा दी है इन्होंने। 10 सालों में इतनी महंगाई बढ़ गई है कि आज आप त्योहार भी खुशी से नहीं मना सकते। त्योहार आता है, घबराहट होती है। दिवाली आ रही है, पुताई करनी पड़ेगी, मेहमान आएंगे, खाना बनाना पड़ेगा, नए नए कपड़े सिलवाने पड़ेंगे, कैसे करेंगे। जो खुशी का मौका है उससे भी घबराने लगे हैं लोग, क्योंकि महंगाई इतनी बेहद ज्यादा हो गई है। हर चीज पे जीएसटी लगा दी है,
कपड़ों पे जीएसटी, दवाओं पे जीएसटी, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे छोटे बिजनेस चलाते हैं, उनके नाक में दम कर दिया है। कोई कमा नहीं पा रहा है, बेरोजगारी चरम पे है। आप बच्चों को पढ़ाते लिखाते हो, मेहनत करते हो। आज देखो ये जमाना नहीं रहा कि कोई गरीब परिवार का है, गांव में है, तो सोचता है कि चलो 8वीं तक पढ़ा देंगे और बस। ये जमाना नहीं रहा। आज गरीब से गरीब परिवार में, पिछड़े से पिछड़े इलाके में कोई चले जाए, देखे गरीब से गरीब परिवार में माँ बाप चाहते हैं कि ये बेटा पढ़ेगा लिखेगा, अच्छी इसका अच्छा भविष्य बनेगा, और कुछ भी करते हैं उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए। लोन ले लेते हैं ट्यूशन की फीस को भरने के लिए, इम्तिहान देगा, पास हो जाएगा, रोजगार मिलेगा, बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन भविष्य क्या है आज नौजवानों के लिए? इम्तिहान देते हैं तो उसमें भी कुछ घोटाला हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है। माँ बाप पढ़ाते हैं लिखाते हैं, मेहनत करते हैं, रोजगार नहीं मिलता, नशे का शिकार बन जाता है। तो सरकार की सबसे पहली नीति तो यही होनी चाहिए कि मजबूत रोजगार दिलवाए, कि जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका हम समर्थन करें, सरकार समर्थन करे, आपको आगे बढ़ाए। लेकिन इनकी नीति ये है कि जो देश का है वो सब एक आदमी को पकड़ा दो। देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश की बड़ी बड़ी कंपनियां, इन सब से रोजगार मिलता था, ये सब अडानी जी को दे दिए। आपकी जमीनें देने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पूछिए कितनी जमीन खा गए हैं आदिवासियों के, आपके हक जा रहे हैं और आपको रोजगार नहीं मिल रहा है। यहां से बड़ी बड़ी कंपनियां जा रही हैं, और जो सरकारी कंपनियां हैं उनमें कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम आ गया है, ठेके का सिस्टम आ गया है। आज महाराष्ट्र में 2.5 लाख खाली पद हैं, और अगर मैं अभी कहूंगी कि हाथ उठाओ यहां कितने बेरोजगार नौजवान हैं, तो सारे हाथ उठ जाएंगे। उठा के दिखाओ। सारी जनता बेरोजगारी से जूझ रही है। पढ़े लिखे बच्चे, किसी को के पास रोजगार नहीं है। 2.5 लाख पद खाली पड़े, आपने भरे नहीं है। तो क्या कर रहे हैं? सरकार क्या कर रही है? आपको मालूम है सबसे ज्यादा आत्महत्या नौजवानों की आज महाराष्ट्र में है। सोचिए, जो प्रदेश सबसे आगे होता था हर चीज में, आज इसमें आगे हो गया है, क्योंकि इनकी नीतियां एकदम गलत हैं। आज आरक्षित पदों पर भी आपको रोजगार नहीं मिलता। महंगाई से आप जूझ रहे हैं, तड़प रहे हैं कि कोई राहत मिले। बेरोजगारी से आप जूझ रहे हैं, और सरकार क्या करती है? 2.5 सालों से इनकी सरकार रही है, और 10 सालों से ज्यादा हो गए हैं केंद्र में। महाराष्ट्र में 2.5 साल हो गए हैं जब से इन्होंने सरकार चुराई आपकी। और क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं। अब चुनाव आने लगा, बहनों ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। चुनाव आने लगा और 4 महीने पहले आपके लिए स्कीम निकाली है, लाडली स्कीम इनकी, जिससे आपको 1500 रुपए महीने दे रहे हैं। आप मुझे बताओ, 2.5 साल से इनकी सरकार रही है, 2.5 साल से कहां थे? आप जानती हैं, सोचिए, मान लीजिए किसी की बेटी की शादी किसी घर में हो गई और एक नालायक से शादी हो गई। उसने शादी कर ली, आपने शादी करा ली, और वो नालायक काम नहीं करता, बेटी की देखभाल नहीं करता, कमाता नहीं है, जाके जुआ खेलता है, पीता है, जो भी करता है। एक दिन आ गया कि वो घर आया, बड़े प्यार से बातें करने लग गया आपकी बेटी से, और अच्छी अच्छी बातें कर रहा है कि मैं ये खरीद के दूंगा, वो खरीद के दूंगा। तो आप क्या कहेंगी? क्या कहेंगी बेटी को? अब यही कहेंगी ना कि असली चरित्र पहचानो, ये तो 2-3 दिन से अच्छा है, इसको कुछ जरूर चाहिए होगा तुमसे, यही कहोगी ना। तो यही तो सिलसिला है। 2.5 सालों से कुछ नहीं किया,
अब चुनाव के पहले आ गए, लाडली बहना लेके 1500 रुपए आपको पकड़ा रहे हैं, सोचते हैं कि आपका वोट खरीदेंगे इन 1500 रुपए से। और आपसे कितना लिया है इन सालों में इन्होंने? महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, आपका बच्चा पैदा होता है, उसके लिए दूध खरीदोगे तो दूध पे जीएसटी लगा दिया। स्कूल गया, स्कूल की फीस भरने के लिए आपको इतना महंगा कर दिया कि आप भर नहीं पा रहे हो। कॉपी पेंसिल पर जीएसटी है, खाने और कपड़े पर जीएसटी है, बीमार पड़ गया आपका बच्चा, उसके इलाज पर जीएसटी है। इतनी महंगाई है कि आप टैक्स पे टैक्स भर रहे हो। और ये बड़े बड़े उद्योगपति, इनकी टैक्स नहीं, इनकी टैक्स आगे नहीं बढ़ी है, आप पे टैक्स डालते रहते हैं। इनकी टैक्स वही की वही है जहां पहले थी, उसको नहीं बढ़ाया है किसी ने। 16 लाख करोड़ रुपए इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों के माफ किए हैं। किसानों का कर्ज माफ किया है? आपके लिए कोई भी सुविधा है? आज किसान परेशान है, चाहे वो कपास का किसान हो, परेशानियों से लदा हुआ है, कमा नहीं पा रहा है, हर चीज का दाम महंगा हो गया है, खेती पे जीएसटी है, सब चीज महंगी हो गई है, खेती नहीं कर पा रहा है। सोयाबीन का किसान, कपास का किसान, किसी से भी पूछ लें। मैं पूछना चाहती हूं आपसे, आप कमा पा रहे हैं क्या अपनी खेती से? आज इतनी परेशानियां हैं कि सिर्फ आप परेशानियों में ही उसी दलदल में फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। तो ये परिस्थितियां हैं यहाँ की। यहाँ आदिवासी भाई बहन बहुत है मेरे। आपको मालूम होगा कि यूपीए के समय में तड़ोबा को फॉरेस्ट रिजर्व से के माइनिंग से बचाया था, प्रस्ताव को नकार दिया था। 2020 में मोदी जी की सरकार ने 41 कोल ब्लॉक की प्रक्रिया शुरू की। महाविकास आघाड़ी ने इसको रुकवाया, लेकिन आज इन चीजों की कहीं रोक नहीं है। जो आपकी जमीनें हैं ये दी जा रही हैं माइनिंग के लिए, अलग अलग चीजों के लिए आपसे छीनी जा रही हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, अडानी जी जैसे उद्योगपतियों के लिए सारी नीतियां बन रही हैं, लेकिन आपको जो सुरक्षित रखती हैं उन नीतियों को कमजोर किया जा रहा है। कांग्रेस का वनाधिकार कानून था, आदिवासियों को जंगल, जल, जमीन पे हक दिया था, और ये हक कोई आसान नहीं था। ये आपकी परंपरा है, पुराना हक है आपका। और मेरी दादी जी इंदिरा जी कहती थी कि जो आदिवासी भाई बहन हैं, इनकी जो परंपरा है ये सर्वोपरि है। उस समय लोग इस बात की गहराई को समझते नहीं थे। आज पूरे विश्व में लोग कहते हैं कि पानी, कि धरती, हमारे पहाड़, हमारे जंगल, इनका आदर करना चाहिए, इनको बचा कर रखना चाहिए, नहीं तो हमारी पूरी पृथ्वी ही खत्म हो रही है। आज पूरी दुनिया आपकी तरफ देखती है कि आपके कैसे रीति रिवाज हैं, आपकी क्या परंपराएं हैं, आप किस तरह से अपना जीवन जीते हैं, जल, जंगल, जमीन का आदर करते हैं। ये बात उस समय इंदिरा जी समझ गई थी, इसीलिए उनका जो नाता है आपसे वो एक बहुत गहरा पुराना नाता था। और उसी रिश्ते, उसी समझ पर ये कांग्रेस पार्टी की नीतियां बनी। आपको सुरक्षित रखने के लिए पेशा कानून भी बना, आपको सुरक्षित, आपके हक को सुरक्षित रखने के लिए। आज ये सारे कानून कमजोर किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में 4 लाख आदिवासियों ने एफआरए के क्लेम लगाए हैं। 2 लाख क्लेम इसमें से रिजेक्ट हो गए हैं, वापस कर दिए गए हैं। पूरे देश में 22 लाख आदिवासियों की जमीन पे क्लेम है, वो नकार दी गई है। तो आपका जमीन पे जो आपका हक है
वो कमजोर किया जा रहा है। मुझे मालूम है कि यहाँ पे वो सिकल सेल अनीमिया जो है उसकी वजह से काफी परेशानियां हैं आपकी। महाराष्ट्र में 16,000 से ज्यादा मरीज और ज्यादातर आदिवासी समुदाय के हैं। 4,000 मरीज अकेले गढ़चिरौली के हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल हैं। ये बड़ी बड़ी बातें जो मोदी जी उनके मंत्री जी करते हैं आपके सामने, ये सिर्फ बातें ही रह गई। स्वास्थ्य की बात है, शिक्षा की बात है, बेरोजगारी की बात है, महंगाई की बात है, तो कोई काम नहीं हो रहा है। मैंने देखा और बहुत दुख हुआ इसे देख के कि मेरे एक आदिवासी भाई अपने बेटे की लाश को 15 किलोमीटर हाथों में लेके चले। अब आप सोचिए बहनें, हम सब माँ हैं, सबके बच्चे हैं। आप सोचिए कि किसी पे की ऐसी परिस्थिति बन गई, इतनी मुश्किलें लद गई उन पर कि उनकी ये परिस्थिति बनी कि ना एम्बुलेंस मिल रही है, ना स्वास्थ्य की कोई सेवा मिल रही है। अपने बच्चे की लाश को 15 किलोमीटर हाथ में उठा के चल रहा है। और मोदी जी कहते हैं तब सरकारें और थी, आज मोदी है। हाँ, आज मोदी जी हैं और ये परिस्थितियां हैं आपकी, ये समस्याएं हैं इतनी गहरी, इतनी गंभीर कि सामना कर नहीं पा रहे हैं आप। घबराहट हो रही है। कल फिर से हम जाएंगे, काम करेंगे खेती में, क्या पता कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे। ये परिस्थितियां बन गई हैं आपकी। यहां पे सिंचाई और खाद की भी बड़ी समस्या है। मैंने सुना है कि सड़कें भी बहुत खराब हैं, पर्याप्त बिजली आपको नहीं मिल रही है, और जो वन पर आधारित जो रोजगार हैं जो पहले आपको मिलते थे वो अब नहीं मिल रहे हैं। स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है ढंग के, तो आगे भविष्य क्या है इस सदी में 2024 में, जबकि जैसे मैंने कहा सब चाहते हैं कि अपने बच्चे बड़े हों, पढ़ें लिखें, उनका भविष्य मजबूत हो, लेकिन ये परिस्थितियां बनी हुई हैं आपकी। यहाँ के मेरे बंगाली भाई बहन जिनको 1971 में इंदिरा जी ने जिनका पुनर्वास कराया, आज उनकी भी बड़ी समस्याएं हैं। और हम चाहते हैं कि आपकी भी समस्याएं पर ध्यान हो, और अगर हमारी सरकार आए तो हम आप सबको मदद कर पाएं। मैंने किसानों का जिक्र किया था, आपको याद होगा कि कपास का रेट कितना होता था कांग्रेस के समय में, 8,000 रुपए मिलते थे, अभी 6,000 रुपए हैं। कपास का आयात करके आपके कपास का दाम घटाया है। ये हैं इनकी नीतियां। 10 सालों से सोयाबीन का रेट का जो दाम है वो बढ़ा नहीं है। कांग्रेस के समय में 7,000 8,000 रुपए होता था, आज 4,100 रुपए है। तो आप ही सोचिए कि आगे बढ़ने के बजाय आप पीछे हट रहे हैं। किसानों की कमाई बढ़नी चाहिए समय के साथ, वो घटती चली जा रही है। प्याज का निर्यात बैन कर दिया, बैन हटाया क्योंकि आप लोगों ने कहा कि ये ठीक नहीं है, बैन हटाया, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, 50 लाख टन फसल बर्बाद हुआ। दूध के उत्पादक जो किसान हैं उनको सही दाम नहीं मिलता। संतरे के निर्यात पर ड्यूटी बढ़ा दी। खेती का सामान सब महंगा हो गया है, आज हर चीज पे जीएसटी है। तो आप बताइए आगे कैसे बढ़ेंगे। मेरे भाई राहुल गांधी जी ने एक यात्रा की, न्याय यात्रा थी। उन्होंने कहा कि देश के हर एक इंसान के लिए न्याय होना चाहिए। कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की, मणिपुर से मुंबई तक यात्रा की, और यही कहते गए कि हमें न्याय दिलवाना है जनता को, कि जाति जनगणना होनी चाहिए,
जिससे देश में पता चले कि सबकी क्या संख्या है और आरक्षण सही ढंग से दिए जाए। उन्होंने कहा कि आरक्षण पर जो 50% सीमा है वो हटनी चाहिए। हर रोज कह रहे हैं, देश के एक कोने से दूसरे कोने तक यात्रा करते हैं इसको कहने के लिए। और मोदी जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि राहुल जी आरक्षण के खिलाफ हैं। आप सोचिए कितना बड़ा झूठ कह देते हैं आपके सामने। सोचते हैं कि आप देख नहीं रहे हैं कि कौन लड़ रहा है इस आरक्षण की 50% सीमा हटाने के लिए। कौन लड़ रहा है जाति जनगणना के लिए। मैं मोदी जी को चुनौती देती हूं कि मंच पे खड़े होकर एक बार कह दें कि जाति जनगणना करेंगे। एक बार कह दें कि ये जो 50% की सीमा है आरक्षण की वो हटा देंगे। हिम्मत करें। मेरे भाई का एक मंत्र है, डरो मत। मोदी जी डरिए मत, हिम्मत करिए, कह दीजिए कि आपकी सच्चाई क्या है, कि आप डरते हैं इस बात से कि आपने देखा कि जाति जनगणना के लिए कितना समर्थन था इस देश में कि आप चुनाव हारते हारते निकल आए। डर गए, इसीलिए आज आप ये बातें कर रहे हैं, वरना 10 सालों में आपने क्या किया है इसके बारे में। देखिए बहनों और भाइयों, बहुत समय हो गया है कि ये जो झूठी राजनीति है इसकी परंपरा चल रही है देश में। 11 सालों से आप देख रहे हैं, लगभग 11 साल होने वाले हैं, और 2.5 सालों से आपने यहां महाराष्ट्र में देखा, जो अपने आप को कहते हैं कि वो पाक हैं, कि भ्रष्ट नहीं है और सारी दुनिया भ्रष्ट है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने आपकी बनी बनाई सरकार चुराई। आपने सरकार चुनी थी, अपने वोट की शक्ति से सरकार बनी थी, और मोदी जी और उनके लोगों ने घूस दे देकर, हजारों करोड़ रुपए दे देकर वो सरकार हटाई, सरकार बदली और एक नई सरकार बनाई। और आज सारी बातें बाहर निकल रही हैं कि उन चर्चाओं में भी अडानी जी बैठे थे। तो ये सरकारें बन किस लिए रही हैं? ये आपकी भलाई के लिए बन रही हैं कि इनके बिजनेस की भलाई के लिए बन रही हैं? ये आपकी भलाई और आपके भविष्य के लिए बन रही हैं, या खुद ये नेता अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए, सत्ता अपने हाथों में रखने के लिए, अपनी कुर्सियों के लिए बना रहे हैं? गहराई से सोचिए। आज एक चुनाव फिर से आपके सामने है, और मैं सिर्फ आपको एक चीज कहना चाहती हूं, खास तौर से अपनी बहनों को, कि देखो अपने बारे में सोचो। नेता आपके सामने आएगा, मंच पे कुछ भी कह देगा। आजकल जमाना ये है, आजकल जमाना ये है कि ये जो मीडिया है हमारे सामने, इनको भी खरीदा जा सकता है। बड़े बड़े उद्योगपतियों की मीडिया है, आपको कुछ भी कहा जा सकता है। आप सिर्फ बातों के भरोसे मत चलिए। ये चुनाव आपकी जरूरतों पे लड़ा जाना चाहिए। आपकी क्या परिस्थिति है? इनकी सरकार इतनी समय से है, क्या आपको पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है कि पानी मिल जाता है? क्या बिजली आ रही है आपके घर में? क्या कमाई हो रही है? क्या बेरोजगारी कम हो रही है? क्या महंगाई कम हो रही है? ये है असली सवाल। असली सवाल ये है कि आप इस देश की जनता हो, आपके जीवन में तरक्की आ रही है कि नहीं। ये एक सवाल है बस, इसके बारे में सोचो। अर्जुन की तरह अपना ध्यान एकदम एक चीज पे रखो, वो है आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य और आपकी जिंदगी, आपका जीवन। क्योंकि मोदी जी के मंत्री, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो सब अपनी ही दुनिया में रहते हैं। वो कभी जनता से मिलते जुलते नहीं है, कट गए हैं जनता से। उनको पता भी नहीं है कि आपके संघर्ष क्या है। वो तो सिर्फ मंच पे आके अच्छे अच्छे भाषण देके, नए नए नारे देके चले जाते हैं। जीवन तो आप जी रही हैं, आप जी रहे हो। खेती में रोज काम करते हो, कमा नहीं पा रहे हो,
घर जाती हो, बच्चे को खाना खिला नहीं पा रही हो, भूखी सोती हो, क्योंकि देखती हो कि सबने खाना खा लिया है, चलो मैं छोड़ दूंगी, मैं कल खा लूंगी। ये परिस्थिति नहीं होनी चाहिए आपकी। इसीलिए अगर आप अपने लिए नहीं लड़ेंगे, अगर आप अपने वोट की शक्ति को नहीं पहचानेंगे, अगर आप खड़े नहीं होंगे और आप नहीं कहेंगे कि बहुत हो गया, हमें बदलाव चाहिए, हमें एक नई सरकार चाहिए जिसे कोई खरीद ना पाए, जो हमारे लिए काम करे, जो हमारी जरूरतों को पूरी करे, जो हमारी समस्याओं का हल करे, तभी बदलाव आएगा। और सबसे बड़ी शक्ति मेरी बहनों आपकी है, सबसे बड़ी शक्ति। ये कभी मत समझो कि आप कमजोर हो। इस देश की आधी आबादी हो, कमजोर नहीं हो, इस देश की शक्ति हो, इस देश के भविष्य को बनाने वाली हो। बच्चे तुम पालती हो, उनका परवरिश तुम करती हो, पूरे परिवार की सेहत, पूरे परिवार का खाना, पूरे परिवार के लिए सारा काम तुम करती हो, आखिर में तुम सोती हो। ये देश तुम्हारा है, बशर्ते अपनी शक्ति को समझो, अपने आप को कमजोर मत समझो। ये समझो कि इस देश की महिला इस देश की रीढ़ की हड्डी है। जिस दिन खड़ी हो जाओगी और किसी के बहकावे में नहीं आओगी, जिस दिन कोई आपको बोले कि चुनाव के पहले लो 1500 रुपए दो, और उसके बहकावे में नहीं आओगी और उसके आधार पर वोट नहीं डालोगे, लेकिन अपने आधार पर वोट डालोगे कि अपना जीवन क्या है, कि अपने बच्चों की क्या परिस्थिति है, उस दिन से आपके जीवन में बदलाव आएगा। हमारी कुछ गारंटियां हैं महाविकास आघाड़ी की, उसमें हम कह रहे हैं कि हर महीने महिलाओं को 3000 रुपए देंगे, लेकिन हम चुनाव के आधार पर नहीं कह रहे हैं, हम आपके प्रति सम्मान के आधार पर कह रहे हैं। हम जानते हैं कि समाज का बोझ आप उठाती हो अपने कंधों पर, हम जानते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि 1500 काफी नहीं है, 3000 रुपए आपको मिलने चाहिए, और आपके पास छोटी सी अपनी रकम होनी चाहिए, जो जब आप खर्चना चाहें, जब आपको जरूरत पड़े, आपके हाथों में हो। और ये काम सरकार बनने के अगले दिन से शुरू होगा। इसका इंतजार नहीं होगा कि अगला चुनाव आएगा तो लो थोड़ी सी मदद लो, क्योंकि हमारी सिर्फ नीति अच्छी नहीं है, हमारी नीयत भी साफ है। इसके साथ साथ 25 लाख की हम स्वास्थ्य बीमा देना चाहते हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा वहां पे दिया गया, और मैं ऐसे लोगों से मिली जिनका कैंसर का ऑपरेशन, हार्ट का ऑपरेशन, बड़ी बड़ी जो बीमारियां थी, उनका पूरा इलाज मुफ्त में हुआ इस बीमा की वजह से। हम ये महाराष्ट्र में करना चाहते हैं ताकि जब कोई बीमार पड़े तो आपको घबराहट ना हो, आप जाने कि हाँ 25 लाख तक बीमा है, इलाज हो जाएगा। किसानों के लिए 3 लाख रुपए तक कर्ज माफ किया जाएगा। नियमित कर्ज चुकाने पर 50,000 रुपए का प्रोत्साहन मिलेगा। सोयाबीन का जो एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो 7,000 रुपए प्रति क्विंटल होगा प्लस बोनस। कपास के लिए आपको सही दाम मिलेगा, और प्याज के लिए उचित दाम तय करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी ताकि प्याज के लिए भी आपको उचित दाम मिले। यहाँ पे जो नौजवान हैं जिन्होंने हाथ उठाया कि बेरोजगार हैं, ये जो 2.5 लाख पद खाली हैं इनके राज्य में, इनको पूरा करने के लिए, इनको भरने का काम महाविकास आघाड़ी की सरकार करेगी। जो नौजवान बेरोजगार हैं उन्हें 4,000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा, ताकि जब तक नौकरी न मिल जाए तब तक कुछ सहूलियत हो, कुछ सहायता मिले। देखिए, मैंने स्पष्ट कहा काफी बार कि ये चुनाव आपकी समस्याओं के बारे में होना चाहिए। ये चुनाव जो है
ये आपके सम्मान, आपके अधिकार, आपके विकास का चुनाव है। इसमें आप अपना वोट एकदम ध्यान से इस्तेमाल करिए, विवेक से इस्तेमाल करिए। मैंने कहा कि हम लोगों की बातों में मत पड़िए। मैंने कहा देख लीजिए कि दूसरे प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार क्या कर रही है, क्या ऐसी गारंटियां पूरी हो रही हैं कि नहीं, तभी वोट दीजिए। तो मैं सिर्फ एक चीज कहने आई हूं आपसे, जागरूक बनिए, सतर्क बनिए, किसी के बहकावे में मत आइए। ये वोट जो है ये आपका भविष्य बनाएगा। सोच समझ के महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार हैं उनको भारी से भारी बहुमत से जिताएं, ताकि ये समस्याएं दूर होनी शुरू हो, ताकि आपके बच्चों का भविष्य मजबूत होना शुरू हो, ताकि ये जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, बेरोजगारी, ये महंगाई, ये किसानों की जो समस्याएं हैं, ये दूर हो। ऐसी सरकार बने जिसकी नीति आपके लिए बने, किसी बड़े उद्योगपति की खाल बचाने के लिए नहीं, लेकिन आपके भविष्य को मजबूत बनाने के लिए बने। आपने बहुत शांति से और ध्यान से मेरी बातें सुनी, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूं। और मेरी आशा है कि चुनाव के दिन आप इन बातों को याद रखेंगे कि ये चुनाव आपका चुनाव है, संविधान का चुनाव है, इस देश का चुनाव है और आप इस देश के रखवाले हैं। जय हिंद। देश की आंधी प्रियंका गांधी, देश की आंधी, प्रियंका गांधी, देश की आंधी, प्रियंका गांधी। सन्माननीय या गडचिरोली जिल्ह्याच्या या जाहीर सभेला या देशाचं लाडकं नेतृत्व, बहुजनांचं बुलंद आवाज करण्यासाठी आगामी लोकसभेमध्ये आपले विचार सांगण्याकरिता त्या ठिकाणी जाणाऱ्या आमच्या प्रियंकाजी गांधी यांनी आज या ठिकाणी आल्याबद्दल संपूर्ण महाविकास आघाडी गडचिरोली जिल्ह्यातील समस्त जनतेकडून या ठिकाणी त्यांचं जाहीर आभार व्यक्त करतो। जोरदार टाळ्यांनी या ठिकाणी